पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर बहुत रहता है और लड़कियों ने जीता है। बहुत एक हिस्ट्री की बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने हरा था ना, तो वर्ल्ड कप हमने तभी जीत लिया था। घर के खाने को स्किप करके आप अगर पाउडर लोगे, गोली खाओगे, तो कोई मतलब नहीं उसका। ये प्रवचन देते हैं ना बीमार आदमियों के लिए, होता है कि मीठा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये नहीं खाना। अरे भाई, मीठा खाने से चमक आती है चेहरे पे। फिर मेरा मानना ये है कि भाई शाकाहारी हो जाओ। हनुमान चालीसा हर रोज करता हूँ, तो देसी जी जी। आदमी हूँ। देसी जी। आदमी तो क्या करेगा, हम तो, हमारे लिए तो भाई चींटी में भी वही प्राण है और एक इंसान में वही प्राण है। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेसलर, एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर और अब एमएमए फाइटर। वेलकम संग्राम सिंह सेठ। थैंक यू और भैया। आज जिस तरीके से आप एमएमए फाइट जीत कर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एलएफएल में आपने अभी हाल ही में कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया और एक फाइट जीती, और उसको लेकर मैं आपसे बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहता था कि जिस तरीके से आपने पहले भारतीय बने हैं जिसने एमएमए फाइट जीती और वो भी 40 साल की उम्र में, तो इसको लेकर आप किस तरीके का कह सकते हैं, आपकी फीलिंग क्या, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए, अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो एज खाली नंबर है। जी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई परमात्मा की कृपा से मुझे मौका मिल रहा है कि मैंने मिट्टी कुश्ती से शुरुआत किया था अपना। मिट्टी से फिर मैट पे आया, फिर मैट से फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, फिर उसके बाद अब एमएमए में आने का मौका मिला। तो और मेरा मानना ये है कि अब मेरा मैच ये हारने जीतने के लिए नहीं होता, ये उन सब सब यूथ के लिए होता है जिनकी आंखों में खेल का सपना है। जब मैं फोर्टीज में कर सकता हूँ तो वो ट्वेंटीज में कर सकते हैं, थर्टीज में कर सकते हैं। यानी जिंदगी में हर कदम पे एक नया इंसान की जरूरत होती है कोई भी लक्ष्य पाने के लिए। तो मैं भी उसको रिवाइंड कर रहा हूँ कि भाई 40 के बाद ये एमएमए कर रहा हूँ या मौका मिल रहा है। तो अगर मेरे ये फाइट करने से या मैच खेलने से जीतने हारने की बजाय कोई एक एक हमारा युवा दोस्त या कोई भी, अगर वो फिटनेस के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति अगर वो चला गया, उसने उस ठान लिया, तो ये हमारा करना सफल हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता और सर हूँ। अभी बाकी आप। जी। जी जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, एलएफएल में जिस तरीके से आपने हकीम त्रिबलेसी को हराया और खासकर वो लगातार जीत रहे थे, और वहां पर क्योंकि आपने इतिहास रचा कि उनको हरा दिया, और उस फाइट को जीतने के बाद आपको कैसी फीलिंग आई जिस तरीके से वो फाइट आपने जीती? और क्योंकि हकीम काफी लगातार जिस तरीके से मैच उन्होंने जीतते हुए वहां पर पहुंचे थे, तो उनको लेकर चर्चाएं ज्यादा थी, वहां पर आपने उनको हरा हरा कर यहाँ पर कह सकते हैं इंडियन फैंस का सर ऊंचा किया, लेकिन आपको वहां पर कैसा महसूस हुआ? देखिए, हकीम एक बहुत प्रतिभाशाली मतलब रेसलर भी रहा, वो फाइटर है। तो उसको सारे मूव्स उसको पता थे, उसको रेसलिंग से लेके, किक से लेके, पंच से लेके। अब मेरे जैसा इंसान तो भगवान भरोसे था, खाली रेसलिंग ठीक है हमारी, तो बाकी चीजें तो ऐसे कर रहा था। बस वो है कि वो वही काम आया कि अब 25-30 साल से जब हम वो कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिला। बाकी क्या था कि स्ट्रेटेजी एक ही बनाई थी कि भाई खड़े रहेंगे तो पीटता रहेगा, उस बचने की कोशिश करो कि थकाओ उसको। जो 5 मिनट बाद जब मुझे मुझे सांस आना बंद हो गया, तो मैंने सोचा अब तो सामने वाला मर गया। फिर हमने सलाह किया कि अब इसको नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होते ही इसके थोड़ा सा बच के फिर अंदर जाएंगे, फिर कोशिश करें कि भाई खत्म हो जाए। क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं किक बॉक्सिंग में या उसमें। हाँ, बाकी 80% रेसलिंग होता है इसमें, उसमें मैंने थोड़ा सा वो अ, अपनी थोड़ी सी यूएसपी है, तो वो उसका फायदा उठा लिया। बाकी वो अच्छा लड़का, उसके पास फ्यूचर है। वो अगर मेहनत करेगा तो आगे जाएगा। एक मैच बिल्कुल। हारने जीतने से हम आगे पीछे नहीं होते। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि हम जीतने से या हारने से चैंपियन नहीं बनते, हम चैंपियन बनते लगातार कोशिश करने से। और तो लगे एल रहो बस। एलएफएल में आपकी पहली फाइट सर कह सकते हैं अली रजा नासिर से थी, जो कि पाकिस्तानी फाइटर हैं, और वो फाइट सिर्फ आपने 90 सेकंड में खत्म कर दी थी। तो पाकिस्तानी फाइटर को देख के क्या जोश दुगना हो जाता है? क्योंकि कोई भी इंडियन फाइटर होता है या कह सकते हैं इंडियन खिलाड़ी, जब चाहे वो रिंग की बात हो, चाहे एक और भी कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड हो, और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हो, तो जोश दुगना हो जाता है। और जिस तरीके से 90 मिनट में आपने वो फाइट खत्म की, और एलएफएल की आपकी पहली फाइट थी, तो क्या ऐसा था कि सच में इस पाकिस्तान का नाम सुनते ही थोड़ा पंप अप हो गए थे, या जोश थोड़ा हाई हो गया था? वो पहली फाइट गामा के साथ थी, तिबिलिसी जॉर्जिया में। जी। तो उसमें भी मैं खेलने वाला फर्स्ट इंडियन था और इसमें भी मैं खेलने वाला फर्स्ट इंडियन हूँ, एलएफएल में भी। तो क्या था कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर बहुत रहता है। जी।
कोच कहता आप नेपाल से हार जाओ, आप बांग्लादेश से हार जाओ, भैया इनसे मत हारना, आप भूटान से हार जाओ। और उनका कोच भी सेम ही कहता है, और मेरे से 18-19 साल छोटा भी था वो। ओ, तो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, आप कुछ खा नहीं सकते। खैर खाया तो इस चीज से पहले भी जा रहा था। मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत कूल रहता हूँ। जी कोई मुझे कुछ बोले ना तो मैं उसको जवाब नहीं देता, मैं बहुत बहुत कूल रहता हूँ। मैं स्माइल रख के, अपने आप को अंदर चीज रख के तब उस प्रेशर को हैंडल करता हूँ। तो बिल्कुल। जी फिर मैंने देखा, फिर वो चीजें ऐसी हो रही थी, तो सुबह से खाना नहीं, सुबह से थोड़ा सा स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आई। रात को जब भी पाकिस्तान से होता तो नींद मुश्किल से 1-2 घंटा आती। सच बता रहा हूँ आपको। मतलब टेम्परेचर आप कोई प्रेशर नापेगा फील ना कर तो रहे थे कि पाकिस्तान से नहीं, फाइट है, पाकिस्तानी बिल्कुल फाइटर नहीं, से। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर होता है। दुबई में रेस्टिंग का मैच था तब भी टेम्परेचर भी 100 डिग्री पहुंच जाता है, जी जो नेचुरल नॉर्मल है। अब भी जब मैं हाकिम से कर रहा था तो मुझे रात को तो इससे नींद नहीं आ रही थी, सच बताऊं। सो रहा जी था मैं, फिर 1-2 घंटे में उठ रहे थे। तो बिल्कुल फिर एक। मैच स्टार्ट हुआ, तब तक अंदर गए। जब उसका एक मुक्का मुझे यहाँ लगा ना, तो मुझे पता चला, ओह ये तो मैच चल रहा है भैया। सीधे 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 चैनल नहीं वो है। तो वो ठीक था, तुक्का लगा, परमात्मा ने साथ दिया तो और जीत गए। जी बाकी टाइम का उसका मैंने देखा नहीं था, बाद में पता चला कि ये बहुत रिकॉर्ड टाइम था। जी मैंने कहा चलो अच्छी बात है, खड़े रहते नहीं तो पीटता। वो हो गया तो ठीक है भैया। तो बात, मेरा मानना ये है कि मैं एक ही बात कहूंगा सबसे, कि जो हमारी व्यक्तिगत अचीवमेंट होती है ना, जी उससे ज्यादा हमारी अचीवमेंट होती है कोई किसी को प्रेरित करने के लिए। मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान तो मेरे क्या योगदान, जी कि हमारा कोई भी एक्शन किसी हमारे युवा दोस्त को, किसी और किसी को अगर वो प्रेरित करता है या वो उसकी जिंदगी में बदलाव लेके आता है तो करना सफल हो जाता है। जैसे अभी हमारी लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता, उसी दिन मैच था जिस दिन ये जी फाइनल बिल्कुल, मैं था। आपसे सवाल तो पूछने वाला था कि आपको कैसा फील हुआ, जी, क्योंकि सेम दिन आपका मैच पड़ा, आप भी एक तरफ इतिहास मगर रच रहे थे, एक तरफ वुमेन्स टीम भी इतिहास रच रही थी। तो मुझे और मुझे मुझे मैच की बात पता चला कि वो जीत गए, तो मैंने अपनी एक सबसे पहले स्टोरी की, और मैं बहुत खुश था कि भाई उन्होंने इतिहास रचा है। और हमारी वो टीम कह रही थी कि भाई अब हमारी न्यूज इतनी बाहर नहीं आएगी। मैंने कहा न्यूज छोड़ दो, बाकी चीजें छोड़ दो। और लड़कियों ने जीता है, बहुत एक हिस्ट्री की बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने हरा था ना, तो वर्ल्ड कप हमने तभी जीत लिया था जी सेमीफाइनल में। जी तो मुझे उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, और उस दिन T20 भी हमने जीता था, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। तो 2 क्रिकेट के मैच थे जो जो मेंस का चल रहा था। फिर मैंने कहा कि जब सारी चीजें इतनी हो गई हैं भैया, सब कुछ है, तो अगर हमारा तुक्का लग गया तो और अच्छा हो जाएगा। और तुक्का लग गया, हम भी उसमें थोड़ा सा आगे बिल्कुल आके। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि अगर कोई 1-2 मिनट में मुझे कुछ कहीं लग गया, गिर गया, दूसरी बात है, थोड़ा लंबा चल गया ना, फिर मैं थका लेता हूँ सामने वाले को। वही ताकत है। और आप हंसेंगे, मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ। मैं चूरमा खा के, लड्डू खा के, रात को दूध पी के नहीं, बस वही ये खा रहा था सुबह बिल्कुल पास आपको करके। हम फॉलो करते हैं और ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे से जानकारी है कि आपका लड्डू चूरमा तो कह सकते हैं इस समय पूरे इंडिया में फेमस है, कि लड्डू चूरमा करके आप एमएमए फाइट्स जीत रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये कह सकते हैं आज की आम जनता के लिए मोटिवेशन है कि वो इस तरीके की डाइट के साथ भी अपनी फिटनेस को पूरी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फिटनेस पर हम जरूर आएंगे। जी बिल्कुल, हकीम के बारे में एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जब हकीम के साथ आपकी जी फाइट थी, तो मैं आपकी फाइट देख रहा था, तो उस समय जब आप एंट्री ले रहे थे रिंग में, तो वहां पर एक चीज मैंने नोटिस की कि जैसे हकीम की एंट्री हुई तो एक चीयर अप देखने को मिल रहा था, लेकिन आप जब एंट्री ले रहे थे तो जितनी एक्सपेक्टेशन हम एक फाइटर जब एंट्री लेता है रिंग में, तो जो चीयर अप की हम उम्मीद करते हैं, वो चेयर अप अभी हम नहीं देख पाए। क्या इसको बदलने की उम्मीद है आने वाले समय में, क्योंकि आपने ये बीड़ा तो उठा लिया है एमएमए फाइट के, एमएमए रिंग में आप अपनी भारत का नाम लेकर जा रहे हैं, वहां पर आपने जिस तरीके से फाइट जीती है, लेकिन वो चेयर अप जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जो आपने कहा कि आपके ही बयान में अभी हमने सुना साफ तौर पर कि वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो हमारी फाइट कौन देखेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सिनेरियो शायद बदलेगा। आपका क्या कहना है इस चीज पर, ये सिनेरियो कब तक बदल सकता है? देखिए, अभी बहुत फर्क आया है पहले के मुकाबले में। और देखो, क्रिकेट से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो फिर वो नाइंसाफी। जी बिल्कुल। क्रिकेट में हमारा देश गुलाम था, और अंग्रेज हमारे क्या करते थे कि अंग्रेज शॉट मारते थे, हमारे वाले वो बॉल उठा उठा के देते थे हमको। जी वो तब से हमारे कोने बैठा हुआ है। तो मैं गांव में चला गया, एक कभी कभी स्कूल में नहीं गया था, वो ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड वाले कमेंट्री सुन के मुझे बता रहा था कि अभी ये 1 रन हो गया, 2 रन हो गया। तो भाई जितना जुनून, जितना पैशन इस खेल के लिए ना, तो उससे कंपेयर करना बेमानी है। मगर आ रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं।
टाइम आएगा और इंडिया में क्रिकेटर के अलावा 10-15 इंसानों को, 10-15 स्पोर्ट्स पर्सन को जो लोग जानते हैं उसमें से एक सौभाग्यशाली मैं भी हूँ कि मुझे भी जानते हैं। तो बाकी क्या है कि फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई हो या ना हो। सच बताऊं, अगर आप नाम के लिए इन सब के लिए खेलोगे ना, फिर खेल नहीं पाओगे, फिर आप पीआर में ही रह जाओगे। जी अगर आप अपनी मेहनत से ही करते हो ना, तो फिर आपको किसी को खुश रखने की या करने की जरूरत है नहीं इतना। तो नहीं आई बिल्कुल बिलीव आप। इन दिस। चलता रहेगा वो तो, होता रहेगा। देखो मैं देखता नहीं कि वहां पे कौन चीयर अप कर रहा है कौन नहीं। एक मेरा कोच को देखता हूँ, दूसरा अपने अंदर को देखता हूँ, और मैं कहीं जाता हूँ परमात्मा का नाम लेता हूँ कि भैया जीत भी आपकी, सब कुछ आपका है, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि पहले जब हम आपकी एज में थे, आपसे थोड़े छोटे थे, कोई कुछ बोलता था ना तो थोड़ा हमें लगता था अच्छा यार कैसे बोल रहा है, कैसे कह रहा है। आजकल कोई कुछ कहता है ना, उसको थैंक यू बोलता हूँ। पता है क्यों? इतनी भागा-दौड़ी की ज़िंदगी है, कोई हमारे लिए सोच रहा है, आत्मा में बात लेके आ रहा है, फिर होठों से बोल रहा है, तो भैया उसको थैंक यू बोलना बनता है ना। जी तो बस वही सोचता हूँ। हकीम नया लड़का था, थोड़ा फास्ट था, सारी चीज़ें थी, उसकी वहाँ पे फॉलोइंग भी अच्छी थी, सब कुछ था, तो वो कुछ कर रहा था, तो लोग यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं सुनेगा, वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा उसके लिए चीयर अप था, नो डाउट था। तो ठीक नहीं, है। मैं सुन रहा था कि चेयर अप अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, लेकिन आप रिंग में जब जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप जब रिंग में जाएं तो वो चीयर अप मिले, तो मुझे लगता है कि फाइटर्स और पंप अप होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने जो कुछ नाम लिए कि एमएमए फाइटर्स यहाँ पर 10-15 ही हैं इंडिया में, जहां पर मैं कहता हूँ अंशुल जुबली है, भरत कंदारे हैं, और महिलाओं में ऋतु फोगाट हैं और पूजा तोमर है। तो जैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप में अभी महिला कह सकते हैं, महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाली है, महिलाओं की भागीदारी आप एमएमए फाइट्स में कैसे देखते हैं? और एक सवाल और इसमें ऐड करूंगा कि अपने अलावा आप किस एमएमए इंडियन एमएमए फाइटर को अभी पसंद करते हैं? मैं सच बताऊँ, मैं रितु को जानता था क्योंकि रितु रेसलिंग उससे है, और फिर जी पूजा से मिला। मैं जानता था कि अंशुल जी के बारे में, या जिसका नाम लिया उनके बारे में जानता है, क्योंकि मैंने एमएमए को कोई, मेरा कोई हिस्ट्री ही नहीं है। जी जी और फिर मुझे किसी ने बताया कि वो यूएफसी में गए थे। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। सारे अपने भाई हैं, छोटे हैं, जी नोमले हैं। तो मेरा मानना ये है कि 2-3 साल बाद हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर है कॉम्बैट स्पोर्ट्स का। मैं तो एक खाली, क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि हवन जल रहा है उसमें कोई आहुति डाल रहा है, मैं तो खाली आहुति डालने का काम कर रहा हूँ। अब मैंने बहुत रेसलिंग कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, परमात्मा की कृपा से सारी चीज ठीक है। अब आहुति डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं मैच खेलता हूँ ना, तो वो सबको पता चल जाता है, अवेयर होते हैं। कई कहते हैं कि ये तो पंच खराब था, कई बोलेंगे बहुत अच्छा था, कई बोलेंगे बहुत इंस्पायरिंग था। मगर क्या है कि कुल मिला के 70-80% ये होता है कि भाई वो जब आप कर सकते हो तो सर हम भी करेंगे। कई मुझे ऐसे मिले हैं कि हमने एमएमए स्टार्ट कर दिया है, हमने कर दिया। तो मुझे लगता है कि इंडिया का भी बहुत फ्यूचर है, मतलब ढेर सारे आएंगे। पूजा को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत लड़की में बहुत पोटेंशियल है। रितु को मैं पर्सनली जानता हूँ, उसमें बहुत पोटेंशियल है। बाकी मैंने जैसे इनको मैं जानता नहीं, जैसे जो अंशुल जी का और जो दूसरा नाम अंशुल लिया, जुबली, मतलब भरत व्यक्तिगत। कंदारे। हाँ, मैं उनको जानता नहीं। बाकी क्या है कि मुझे लग रहा है कि अभी ढेर सारे बच्चे कर रहे हैं, नए यंगस्टर कर रहे हैं, तो उनका भविष्य है। उम्मीद और यही है कि मेरा आप मानना ये है कि आप एक मेरा ऐसे मानना ये है कि जी अगर एमएमए में आपको टॉप का जाना, आइकन बनना, तो आपको रेसलिंग जरूर करनी है। इनको मैं जो नए बच्चे हैं, उनको बता रहा हूँ, रेसलर की ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। ऊपर से चाहे कोई कुछ करता रहे, कोई मेरे नीचे आएगा ना, तो वो कितना ही मजबूत है, कितनी उसके पास किक बॉक्सिंग में माहिर है, तो मैं उसको नीचे आने के बाद मैं उसको परेशान कर लूंगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए नए बच्चों को मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो एमएमए कर रहे हैं, भैया रेसलिंग जरूर करो। क्योंकि रेसलिंग भले ही आप चैंपियनशिप नहीं खेलो, मगर रेसलिंग इसमें 70-80% है। जी। पंच वंच तो एक दो मार लेंगे, फिर हम हाथ पैर पकड़ लेंगे, फिर रेसलिंग ही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपका ये सजेशन उनके काम आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप एक रिनोन नेम है, तो मुझे लगता है आपके जुड़ने से अब एमएमए फाइट की तस्वीर भी इंडिया में बदलेगी। मूविंग टू द कोर, जिसके लिए आप हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, फॉर फिटनेस। और आपने बयान भी दिया था अभी हाल ही में कि लड्डू और चूरमा खा के, तो मेरा सवाल एक तो वही है कि क्या डाइट एक आम इंसान को लेनी चाहिए? एक तो वो जो लड्डू और चूरमा खाने में, जैसे कि आप बिलीव रखते हैं कि भाई ये खाना चाहिए और आपको एक नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और कुछ उन लोगों के लिए जो सच में शायद जिम, या फिर कह सकते हैं जो हैवी ये प्रोटीन पाउडर्स, इस तरीके के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपनी फिटनेस को बेहतर रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या टिप्स रहेंगे आपकी तरफ से उनके लिए? देखिए, जो घर का खाना ना वो खाओ। आपने 2 रोटी खा ली, थोड़ा चावल खा लिया, दाल खा लिया, आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। घर के खाने को स्किप करके आप अगर पाउडर लोगे, गोली खाओगे, तो कोई मतलब नहीं उसका।
और पाउडर गोली को मेरे जैसा आदमी 40 से ऊपर जाए खाए तो फायदा है। 20-22 साल के बच्चे अगर पाउडर गोली पे आ गए तो भैया ताकतवर नहीं बनोगे, और थोड़े दिन के ताकतवर बनोगे। समझ रहे हो ना? तो जी आप शॉर्टकट मत ढूंढो। अगर पाउडर गोली से या इंजेक्शन से आदमी अगर ताकतवर बनता तो भैया ये इतने उद्योगपति ही नहीं के बच्चे ओलंपिक चैंपियन होते, ही नहीं के बच्चे एमएमए कर रहे होते, ही नहीं के बच्चे रेसलिंग कर रहे होते। जी तो मेहनत की, आपकी मेहनत का स्थान ना कोई पाउडर ले सकता, ना कोई गोली ले सकती, ना कुछ ले सकता। तो घर का बना हुआ खाना खाओ, मौसमी खाना खाओ, मौसमी सब्जी खाओ, दूध पियो, घी खाओ, गेहूं खाओ, मिलेट खाओ, मीठा खाओ, सब कुछ खाओ। ये प्रवचन देते हैं ना बीमार आदमियों के लिए, होता है कि मीठा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये नहीं खाना। अरे भाई, मीठा खाने से चमक आती है चेहरे पे। मीठे में जगरी खाओ, मिश्री खाओ, अच्छा खांड खाओ, देसी शहद खाओ। मैं सारी चीज खाता हूँ दबा के। बस यही आपकी ताकत का राज है। ये बिल्कुल। प्रोटीन से या मल्टीविटामिन या दूसरी चीज में कहूंगा कि गलत है, मगर इनसे ताकतवर नहीं बन सकते आप। ताकतवर बनोगे आपकी मेहनत से और घर के खाने से। फिर ये आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, और ये सपोर्ट भी पता कब कब करेंगे? जब आप 35-35 के करीब जाओगे, जी 35-40 में। अरे उसमें भी नेचुरल ढेर सारी चीजें बनती हैं। मैंने भी एक दो कंपनी को वो किया है, ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, सारी चीजें हैं। मगर इसकी जरूरत तब है जब आप बहुत एक्सेस करते हैं। आजकल बच्चे ओके। दिखता हूँ इतनी बड़ी कैन लेके जाते हैं जिम में, वो पीते रहते हैं, ये प्री ये जी जी पोस्ट ये जी। बाद का। कोई कोई फायदा नहीं, उसका फायदा नहीं है भैया। नेचुरल मेहनत करो, देसी खाओ, घी खाओ। अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो वो ये पायल जी ये बोले कि भाई बाय रोड चलेंगे, ये सब जी जी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। पीछे भी उन्होंने गाड़ी में कुछ रखा हुआ, और आज मैं अभी हम रुकने वाले हैं पास में सूरत में। जी जी। तो अब भी मेरा घी रखा है, मेरा दूध की बोतल रखी है, और मेरा जो मीठे का जो है वो लड्डू का वो रखा है, मैं वही खा रहा हूँ। ओके। तो ये सब देसी खाना खाते रहो, देसी चीज करते रहो, और जहाँ और पे जाओ जो, और वेजिटेरियन में वैसे स्पेशली करते रहो। और एक आपका बयान काफी चर्चाओं में रहता है, और आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वीगन, वीगन को लेकर आपकी राय काफी चर्चा में रहती है। और वीगन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना ये इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और इससे क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, या इसका थोड़ा बचना ही चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो डाइट को लेकर जो आपने कहा, बहुत सिंपल आंसर थे आपके कि भाई आप जो मिल रहा है वो खाओ, दबा के खाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छा फ्रेश रहो, वो सही है। लेकिन वीगन को लेकर एक अलग तरीके की चीजें चल रही हैं। और आजकल कई पॉलिटिकल नेताओं देखो को भी मैंने देखा जो बयान देते हुए नजर आते हैं कि मैं दूध भी छोड़ना चाह रहा हूँ, कि चाय पीते हैं तो दूध पी लेते हैं वरना नहीं पीते हैं। देखो, बहुत से बोलते हैं कि भाई आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, जी जी आपको ये नहीं खाना। अगर आपका श्रम नहीं है, मेहनत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई डेयरी क्या, फिर तो आपको नॉर्मली छोड़ दो। जिसको वीगन खाना, भाई वीगन बनना हो, मतलब वो उनकी चॉइस है, और कईयों के लिए अच्छा भी है। मगर मेरा मानना है भारतीय जलवायु तो ऐसी है कि भाई हम तो दूध पी के, मैं 10 लीटर दूध पीता था, जी 5 लीटर, आज भी 1 लीटर दूध पीता हूँ। हम दूध पी के घी खा के बड़े हुए हैं, तो जी हमें तो किसी चीज की जरूरत है नहीं भाई। बाकी जो वीगन है, जो बहुत से बोलते हैं लैक्टोस है, लैक्टोस बचपन से तो कोई होता नहीं है, जी। बाद में आगे लैक्टोस, ये नॉर्मली सब होता है। तो जिसको नहीं खाना तो मत खाओ। कई ऐसे देखे जो खिलाड़ी कहते थे मैं वीगन हूँ, फिर वो मछलियां खाते थे, फिश खाते थे, काफी चीज खाते थे। तो एक ये कल्चर है ये। अब वो विदेशी थोड़े से क्योंकि वीगन स्पोर्ट्स कुछ बन पर्सन रहे की हैं। तरफ से ये ज्यादा आता है कि वो अपनी डाइट जब कहीं शेयर करते हैं वीगन है ये है, तो मुझे लगता है कि कई सारे समर्थक जो है या फैन फॉलोइंग है वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो मैं बस आपकी राय जानना चाह रहा था कि वीगन की तरफ नहीं अगर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं नहीं मैं जी, अगर क्या है कि भैया अगर फायदा आपको वीगन हो की तो आप जाओ। मगर मैं तो भैया मैं थकता ही नहीं, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, हजारों रन मार लेता हूँ, भागता हूँ। मैं तो खूब दूध पीता हूँ, खूब घी खाता हूँ। हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं जी एग में कुछ नहीं खाता, पर मैं वीगन नहीं। और जो वीगन है, जिनको अच्छा लगता है वीगन हो सकते हैं, क्योंकि सबका अपना वो है, अपने हिसाब बिल्कुल। से है। और बाकी मर्जी है भैया। कई कई खिलाड़ी देखे मैंने जो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन वीगन पर हैं। भी आपके क्या राय है, कि वेजिटेरियन आप बाई चॉइस हैं, या फिर कि आपके अंदर कुछ ऐसा थॉट है आप पहले नॉन वेजिटेरियन थे फिर वेजिटेरियन हो गए धीमे धीमे? नहीं, घर से तो वेजिटेरियन थे, बीच में जैसे चले गए बाहर तब खरोड़ा सूप पिया है कुछ, बोले जी ये एग खा लो, ये चोट वोट लग गई थी, ये कर लो। फिर मैंने देखा कि यार मैं पक्षी को दाना डालता हूँ, चींटियों को आटा डालता हूँ, मंदिर में भगवान जी पूजा करता हूँ। तो फिर जी मैंने कहा यार, जब मैं कुत्तों को भी मैं बिस्किट और सब डालता हूँ, तो फिर मैंने कहा यार वो गलत बात है। तो ठीक है, फिर मैं इसीलिए हनुमान चालीसा हर रोज करता हूँ। तो देसी जी जी आदमी हूँ, देसी जी आदमी तो क्या करेगा, हम तो, हमारे लिए तो भाई चींटी में भी वही प्राण है और एक इंसान में वही प्राण है। तो इस जी। कारण से मैं वो, तो मुझे मैं लगता बहुत, है मतलब ये आप प्रेरणा देना चाहेंगे कि अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो वेजिटेरियन की तरफ अपनी राह बढ़ाएं और उस तरफ आगे बढ़े। देखो मैं ये बोलूंगा तो कोई कहेंगे कि भैया जैसे
डिफरेंट रिलीजन वाले हैं वो कहेंगे कि भाई ये सब जी, कर जी। रखा है, मगर मेरा मानना ये है कि भाई शाकाहारी हो जाओ। जी, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो शाकाहारी इंसान ज़रूर हो जाएगा। जी। क्योंकि क्यों दूसरे की जान जान ले रहा है तो वो भी तो जान है ना। जी, बिल्कुल। तो वेजिटेरियन हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी सबसे बड़ी चीज़ है और जिसको वीगन होना है, वो वीगन हो जाओ, बेझ खुशी मिलती है। अब जी, हम तो जहाँ से आए हैं, हमारा तो दूध और घी के बिना काम ही नहीं चलता है। जी। तो जो वीगन है वो वीगन हो जाओ, जिसको जो जो चाहिए वो हो जाओ, मगर मेरा मानना है कि वेजिटेरियन सब हो जाओ। तो बिल्कुल, ये तो आपकी फिटनेस की बात हो गई, एमएमए पे बात हो गई। अब एक और थोड़ा सा मोटिवेशन चाहेंगे, लेकिन वो लव रिलेशनशिप पर होगा। आपने पायल जी की भी बात की अभी बीच में, और आपका एक बयान मैंने सुना था जब आप एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था, अगर फूल देने से मोहब्बत होती तो जंजी लवर तो माली सबका महबूब होता। तो ये आपका बयान था। आप तो आज की जेनजी जनरेशन्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके के लव रिलेशनशिप में उनको आगे जाना चाहिए? और आपकी सलाह यही थी कि फूल देने में बिलीव मत कीजिए, शायद लव को, आप अपने रिलेशन को किस तरीके से मेंटेन कीजिए। और यहाँ देखिए पर ये देखिए चर्चाएं ज्यादा रहती हैं कि आपने ये साफ तौर पे कहा कि अगर शायद फूल देने से अगर कह सकते हैं प्रेम होता तो माली राजा होता उस चीज का। तो अब आपकी जो खासकर, क्योंकि अब जो जेनजी जनरेशन आ रही है जो बहुत फास्ट है, शायद चीजें बहुत तेजी से उनके लिए बदलती हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए आजकल वाले तो आजकल के जो नौजवान हैं वो रिलेशनशिप में तो आते नहीं, वो तो सिचुएशनशिप में आते हैं। बेंचिंग एंड बाकी सिचुएशनशिप। तो मैं उनको कहूँगा, दूसरा तो आपने नया नाम दिया उसका मुझे पता नहीं। तो मैं एक बात बोलूँगा कि भई इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। देखो जो सही कपल होगा ना वो झगड़ा करेगा। जी, रेल की पटरी की तरह रहेगा। रेल की पटरियाँ नहीं है साथ-साथ चलती है, मिलती है कभी है नहीं। जी, तो जो जेन्युइन कपल होंगे ना, मगर वो एक-दूसरे की परवाह करेंगे, एक-दूसरे को भला-बुरा भी कहेंगे, फाइट भी करेंगे, मगर वो परवाह करेंगे। तो भई थोड़ा पेशेंस रखो। संयम जिसमें पेशेंस है ना, वो रिलेशन में भी जीतता है, ज़िंदगी में भी जीतता है, आगे भी जीतता है। तो पेशेंस रखो। कई बार आप गुस्सा होंगे, कई बार वो प्यार से मनाएँगे, कई बार वो जी, गुस्सा होंगे, आप प्यार से मनाओगे, तो लाइफ़ वही है। अब मैं मेरे माता-पिता 80s में हैं, अब मैं ग गाँव में गया तो कई बार उनकी बातचीत बनती, क्योंकि मैंने कहा ये तो यूनिवर्सल है। जी, जो ये 80s में हो गए इनका तो हो सकता है, तो भाई हम तो फिर भी बहुत कम हैं। बिल्कुल। तो क्या किया, संयम रखो और छोटी-छोटी बातों पे रिलेशनशिप मत तोड़ो, मत जी, खराब करो। किसी कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भैया बिल्कुल। छोटी-छोटी बात सब लाइफ में चलती रहती है, होता रहता है। ज़िंदगी में कोई खोना-पाना नहीं है, कोई हारना-जीतना नहीं है, ये मोमेंट है, इसको एन्जॉय करो, प्रोसेस को एन्जॉय करो, वही ज़िंदगी है। जी, वही प्रेम, चाहे आप एक महिला से कर लो या 1000 महिला से कर लो, सेम एक ही बात है। प्रेम एक पुरुष से कर लो या 1000 पुरुष से कर लो, सेम ही बात है। वो मन को आपको समझाना है कि भई ये सही है। और वो कहते हैं ना कि वो अ, ढेर सारे सोचे कि भई पता नहीं आकर्षण दूसरे में क्या है, कुछ नहीं आकर्षण, सब सेम है। तो जी। इसलिए लाइफ़ को बहुत सही तरीके से जियो, संयम रह के बिल्कुल, मुझे उस लगता है कि तरीके ये से जो अच्छे हमारी तरीके जेन से। ज़ी ऑडियंस है वो इस चीज़ को सुनेगी और मोटिवेट होगी, क्योंकि मुझे लगता है इससे लाइफ शॉर्ट होती है। सो थैंक यू संग्राम सर, जिस तरीके से आपने हमारे साथ थैंक यू बातचीत भैया, की है। थैंक यू, और मुझे थैंक यू काफ़ी भैया, थैंक यू। आपकी अच्छी लगी ये बातचीत, और हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आप जिस तरीके से एमएमए फाइटिंग में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे भी चलकर इसी तरीके से हम और भी इंटरव्यूज़ आपके साथ करें, और आपकी कह सकते हैं जो सक्सेस को है और आगे चलकर एंजॉय करें आपके साथ मिलकर। थैंक यू भैया, थैंक यू। परमात्मा खुश रखे आपसे। थैंक यू सो मच।